हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे जून मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। इसका पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कंप्लीट मिलेगा जून मंथ का पीडीएफ, जिसमें जैसा पढ़ाया गया है क्लास में उसी तरह से मिलेगा। पीडीएफ बायलिंगुअल है क्लास मेरी, जिसमें कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलता है, क्वेश्चंस, ऑप्शंस सभी कुछ। तो उसी तरह से आपको मिलेगा पीडीएफ में। डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप लोग कर सकते हैं कंप्लीट पीडीएफ, ठीक है। और आपको बता दूं कि लास्ट 6 मंथ का आरबीआई सर्कुलर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी चैनल पे आ चुका है, जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। और लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, लास्ट 6 मंथ में यहाँ पे मेरा मतलब है कि जनवरी से जून तक का, ठीक है। जनवरी से जून तक का लास्ट 6 मंथ का आरबीआई सर्कुलर और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग जरूर से पढ़िए और कंटेंट भी जरूर पढ़िए। मैं आपको बता दूं क्लास में स्टार्टिंग में ही कि जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ उसको आपने लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है। काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी डीप पूछे जा रहे हैं आजकल, और पूछे गए हैं जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए हैं, जो कंटेंट प्रोवाइड किया था मैंने उस कंटेंट से। तो क्वेश्चन में जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आंसर के साथ, उसको विद एक्सप्लेनेशन, उस कंटेंट को अपने जैसे सुटेबल है वीडियो को पॉज करके पढ़िए या पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए। लाइन बाय लाइन कंटेंट जरूर पढ़िए, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बाद में कुछ लोग बोलते हैं मैम बीच में डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग में समझ जाइए कि कंटेंट आपने जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन जरूर आएगा, ये बात मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जरूर आएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कंटेंट, इसलिए आपने जरूर पढ़ना है। और आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इन सभी पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ भी जो अपडेट्स होता है आपको यहाँ पर मिल सकता है, इसलिए आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। किसको अपॉइंट किया गया है, क्या नाम है उनका? स्वामीनाथन जानकीरमन इज द राइट आंसर। आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो स्वामीनाथन जानकीरमन जो है वो नए डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड स्वामीनाथन जानकीरमन एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार ने स्वामीनाथन जानकीरमन को आरबीआई का नया डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किया है। एज पर एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, Swaminathan Janakiraman appoints is for a period of 3 years starting from the date of joining or until any further order are issued. He will be succeeding Mahesh Kumar Jain. M.K. Jain को की जगह ये नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं और whose tenure conclude on the 22nd of June, ठीक है। तो एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार जो है स्वामीनाथन जानकीरमन अपॉइंट हुए हैं किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डेप्यूटी गवर्नर। और इन्होंने किसकी जगह ली है, तो महेश कुमार जैन, M.K. जैन, ठीक है। और इनके अलावा अभी कितने टोटल 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। एक हो गए स्वामीनाथन जानकीरमन फर्स्ट, सेकेंड है M.D. पात्रा यानी माइकल देवव्रता पात्रा, M. राजेश्वर राव और टी रविशंकर। 4 हो गए टोटल डेप्यूटी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन सबके नाम भी आप लोग याद रखना, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर आपको पता होगा शक्तिकांता दास, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क एनुअल ग्रेट एमिग्रेंट्स लिस्ट, ठीक है। पूछा क्या गया है इसमें कि निम्नलिखित में से किसे न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉर्पोरेशन की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में मान्यता दी गई है। किसको दी गई है ये पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा, ठीक है। ये राइट आंसर है, ये है अजय बांगा जी। अजय बांगा द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑफ ऑन द कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क एनुअल ग्रेट एमिग्रेंट्स लिस्ट, ठीक है। तो इनको किसका बनाया गया है, न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉर्पोरेशन की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में मान्यता दी गई है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा जी को। इनसे पहले कौन थे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, वो थे डेविड मलपास, ठीक है। पहले थे डेविड मलपास, उनकी जगह बन गए हैं कौन, अजय बांगा। ये है इस पिक्चर में अजय बांगा, ठीक है।
He is lauded for his contributions and efforts in enriching America and its democracy. ठीक है, तो अमेरिका और उसके लोकतंत्र को समृद्ध बनाने में उनके योगदान और प्रयासों के लिए उनकी सराहना की जाती है अजय बांगा। ठीक है, with over 30 years of experience in key positions, 63 years old Ajay Banga is expected to use in transformative policies at the World Bank to combat poverty and address climate change, opening opportunities for people around the globe. ठीक है, क्या बोला गया है? प्रमुख पदों पर 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ जो है 63 वर्षीय अजय बांगा से गरीबी से निपटने और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए विश्व बैंक में परिवर्तनकारी नीतियों की शुरुआत करने की भी उम्मीद है, जिससे दुनिया भर के लोगों के लिए काफी अवसर खुलेंगे। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया कि जो न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉर्पोरेशन की वार्षिक महान अप्रवासी सूची है उसमें मान्यता दी गई है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा जी को। ठीक है, तो अजय बांगा रिकॉग्नाइज्ड ऑन द कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क्स एनुअल ग्रेट इमिग्रेंट्स लिस्ट। ठीक है, ये आप लोग कंटेंट जरूर पढ़ सकते हैं, मैंने उसे समझा दिया है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, जिसको जैसे सुटेबल हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Which banks are currently ranked higher than HDFC in terms of equity market capitalization? इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में कौन से बैंक वर्तमान में एचडीएफसी से ऊपर है? आपको पता है कि एचडीएफसी का मर्जर हुआ है, जो काफी बड़ा मर्जर माना गया है। इसके बाद एचडीएफसी दुनिया के बड़े बैंकों में से एक बन गया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या पूछा गया है? इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में कौन से बैंक अभी प्रेजेंट में एचडीएफसी से ऊपर हैं? तो लिस्ट आपको दी गई है, इनमें से कौन से बैंक हैं? तो जेपी मॉर्गन चेज एंड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक्स ऑफ चाइना लिमिटेड, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन, ये सारे बैंक अभी एचडीएफसी से ऊपर है इस लिस्ट में। ठीक है, कंटेंट में क्या समझाया गया है देख लेते हैं। JP Morgan Chase and Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Bank of America Corporation, HDFC has achieved the rank of the world's fourth most valuable bank. तो HDFC का जो मर्जर हुआ है उसके बाद HDFC दुनिया के कौन से रैंक में बन गया है? मोस्ट वैल्यूएबल बैंक में 4th नंबर पे। ठीक है, तो HDFC की अगर हम बात करेंगे HDFC बैंक की, HDFC बैंक तो कौन से नंबर पे है अभी वर्ल्ड वाइड? 4th नंबर पे, 4थे नंबर पे। ठीक है, तो जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी ने दुनिया के चौथे सबसे मूल्यवान बैंक का दर्जा हासिल किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना कि एचडीएफसी जो पूरा कंप्लीट मर्जर हुआ है एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में, उस मर्जर के बाद दुनिया के चौथा मोस्ट वैल्यूएबल बैंक बन गया है एचडीएफसी बैंक। और इससे पहले कौन है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो है जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन। ये सारे बैंक ऊपर है, 3 बैंक है, और चौथे नंबर पे कौन सा आ गया? तो हमारे इंडिया से एचडीएफसी बैंक। ठीक है, 4th मोस्ट वैल्यूएबल बैंक बन चुका है एचडीएफसी बैंक वर्ल्ड वाइड। कंटेंट और देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए। इन अ हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑफ इंडियाज बैंकिंग इंडस्ट्री, होमग्रोन कंपनी एचडीएफसी विल सून बी काउंटेड अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल बैंक्स फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ मर्जर विद हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। HDFC has secured the 4th position in terms of equity market capitalization. तो भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक माइलस्टोन जो है, घरेलू कंपनी HDFC जल्द ही दुनिया के सबसे मूल्यवान बैंकों में गिना जाएगा। और HDFC के साथ विलय के पूरा होने के बाद HDFC ने इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में चौथा स्थान हासिल किया, जैसे मैंने आपको बताया। This achievement places HDFC in direct competitions with leading American and Chinese lenders, including JP Morgan Chase and Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited, and Bank of America Corporation, with a valuations of approximately $172 billion. The new entity is poised to redefine the global banking landscape. ठीक है, तो ये उपलब्धि HDFC को JP Morgan Chase and Company, Industrial and Commercial Bank of China Limited और Bank of America Corporation सहित प्रमुख अमेरिकी और चीनी ऋणदाताओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में लाती है और लगभग $172 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ नई एक यूनिट तैयार है और विश्व बैंक परिदृश्य को यह पुनः परिभाषित करती है। तो ठीक है, कंपटीशन अच्छा खासा दिया है
एचडीएफसी ने इन सारे बैंक्स को, जो टॉप बैंक्स हैं वर्ल्ड वाइड, जेपी मॉर्गन चेज एंड कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन। अब चौथे नंबर पर इंडिया से आ गया है एचडीएफसी बैंक, फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल बैंक ऑफ वर्ल्ड वाइड इज कॉल्ड, कौन सा बैंक बन गया है? एचडीएफसी बैंक। ठीक है, समझ में आ गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which segment of the population is targeted by the Union उन्नति अकाउंट introduced by Union Bank of India? पूछा क्या गया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किए गए यूनियन उन्नति खाते द्वारा जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन सा वर्ग है वो जनसंख्या का? तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स। ठीक है, ऑप्शन ए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। इस वाले जो वर्ग है इसको क्या किया गया है? लक्षित किया गया है, टारगेट किया गया है। सेगमेंट कौन सा है? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स। कंटेंट देखते हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज डेबिटेड फॉर 4 स्पेशलाइज्ड बैंक अकाउंट्स कैटरिंग टू डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, नेमली वुमेन, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स, पेंशनर्स एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। बोला क्या गया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आबादी के विभिन्न वर्गों अर्थात महिलाओं, महिला उद्यमियों और पेशेवरों, पेंशन भोगियों और सहकारी आवास समितियों के लिए 4 विशेष बैंक खाते शुरू किए हैं। द फर्स्ट अकाउंट कॉल्ड यूनियन उन्नति इज अ करंट अकाउंट डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स, प्रोवाइडिंग फ्री कैंसर केयर कवरेज, personal accident cover, discount in loan interest rates, retail loan processing charges and minimal service fees। ठीक है, जो पहला खाता है जिसे यूनियन उन्नति कहा जाता है, विशेष रूप से महिला उद्यमियों और पेशेवरों के लिए डिजाइन किया गया है। एक चालू खाता है जो मुफ्त कैंसर देखभाल कवरेज, व्यक्तिगत दुर्घटना कवर, ऋण ब्याज दरों में छूट, खुदरा ऋण प्रसंस्करण शुल्क और न्यूनतम सेवा शुल्क प्रदान करता है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको इस कंटेंट में दिए गए हैं। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके इस कंटेंट को देख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि महिलाओं को लक्षित करने वाला एक अन्य खाता यूनियन समृद्धि है, जो एक सुरक्षित और सुविधाजनक बचत और वित्तीय प्रबंधन आउटलेट के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाता है, जो यूनियन उन्नति के समान लाभ भी प्रदान करता है, ऑफरिंग द सेम बेनिफिट्स एज द यूनियन उन्नति। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको पढ़िए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? What was the specific violations that led to the penalty of the Bank of Maharashtra? वो कौन सा विशिष्ट उल्लंघन था जिसके कारण बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर जुर्माना लगाया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा नॉन कंप्लायंस विद एंड टू एंड इंक्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर एटीएम्स। ठीक है, नॉन कंप्लायंस विद एंड टू एंड इंक्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर एटीएम इज द राइट आंसर। बोला क्या गया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र फेल्ड टू इंप्लीमेंट द required control measures for ATMs, specifically the end-to-end encryption of communication between the ATM terminal PC and the ATM switch within the prescribed timeline, which resulted in the penalty imposed by the RBI। बोला क्या गया है इसमें? हिंदी में समझते हैं इसको। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र निर्धारित समय सीमा के भीतर एटीएम के लिए आवश्यक नियंत्रण उपायों, विशेष रूप से कौन से हैं ये? विशेष रूप से एटीएम टर्मिनल पीसी और एटीएम स्विच के बीच संचार के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को लागू करने में विफल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आरबीआई के द्वारा इस पर जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वाज द स्पेसिफिक वायलेशन दैट लीड टू द पेनल्टी ऑफ द बैंक ऑफ महाराष्ट्र? तो वो क्या है? नॉन कंप्लायंस विद द एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर एटीएम्स। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको समझाए गए हैं, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। द आरबीआई हैज इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹2.5 करोड़ ऑन जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शन इश्यूड बाय द आरबीआई। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर पे कितना है, अमाउंट कितना है, क्या रीजंस हैं, ये सब कुछ रखना। ठीक है, याद आप लोग। द पेनल्टी रिलेट्स टू द बैंक्स फेलियर्स टू अदर
to RBI guidelines of the Central Repository of Large Common Exposures across banks, loans and advances as well as statutory and other restrictions. ठीक है, next point है additionally the bank did not ensure the timely implementation and strengthening of SWIFT related operational controls. Next है the RBI statutory inspection conducted on March 31st, 2021 revealed non-compliance with these direction. Clear? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। ये कंटेंट आपने जरूर पढ़ना है, स्टार्टिंग में बता दिया है, वीडियो को पॉज करके पढ़िए या पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए। क्वेश्चन में कंटेंट जरूर पढ़ना है, क्वेश्चन कंटेंट से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। Next question. What is Fitch revised GDP forecast for India for the financial year 23-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के लिए फिच का संशोधित जीडीपी पूर्वानुमान क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो है 6.3%। कितना है? 6.3%। रेटिंग एजेंसी Fitch has revised its GDP forecast for India, predicting a growth rate of 6.3% for the financial year 23-24. This upward revision from the previous projection of 6% comes as a result of the country near-term momentum and robust performance in the first quarter. क्या बोला गया है इसमें कि रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के लिए अपने जीडीपी पूर्वानुमान को संशोधित किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6.3% की विकास दर की भविष्यवाणी की गई है। 6% के पिछले अनुमान से यह ऊपर की ओर संशोधन देश के निकट अवधि की गति और पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप आया है। ठीक है, Fitch highlights the broad-based strength of India's economy, citing various positive indicators such as a 6.1% year-on-year GDP growth in the first quarter, resilient auto sales, PMI surveys, and credit growth in recent months. ठीक है, next question. Who has been appointed as the managing director and head of institutional banking in India for DBS Bank? तो DBS बैंक के लिए भारत में संस्थागत बैंकिंग के प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? किसको किया गया है? तो रजत वर्मा इज द राइट आंसर। DBS Bank in India has appointed Rajat Verma as managing director and head of institutional banking in India. The current head of institutional banking, Neeraj Mittal, has recently moved to a new role as the country head of DBS Bank in Australia. ठीक है, तो DBS बैंक ने, तो DBS बैंक इंडिया ने, DBS बैंक इंडिया, ये भी याद रखना। हाँ, डीबीएस बैंक इंडिया ने रजत वर्मा को भारत में संस्थागत बैंकिंग का एमडी और प्रमुख नियुक्त किया है। संस्थागत बैंकिंग के वर्तमान प्रमुख नीरज मित्तल जो है वो भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में डीबीएस बैंक के देश के प्रमुख के रूप में नई भूमिका के लिए चले गए हैं और अब उनकी जगह ली है किसने? रजत वर्मा जी ने। द बैंक सेड रजत वर्मा मित्तल will focus on growing the DBS franchises there, including improved linkages with Southeast Asia and South Asia. बैंक ने ये भी कहा है कि नीरज मित्तल वहां डीबीएस फ्रेंचाइजेस बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया के साथ संबंधों में सुधार भी शामिल है। ठीक है, ये कंटेंट आपने पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? Who has been appointed? तो रजत वर्मा appointed as the managing director and head of institutional banking in India for DBS Bank. इससे पहले कौन थे, किसको रिप्लेस किया है? तो वो है नीरज मित्तल जो मूव कर गए हैं कहां पे? न्यू रोल एज ए कंट्री हेड ऑफ DBS बैंक इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI Financial Stability Report highlights strong performance of India banking sector. RBI has released dash Financial Stability Report this year. ठीक है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन पर प्रकाश डालती है और आरबीआई ने इस वर्ष कौन सी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? 26वीं, 27वीं, 25वीं या फिर 24वीं, कौन सी की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 27th इज द राइट आंसर। ठीक है, RBI recently released its 27th Financial Stability Report (FSR), presenting an assessment of the Indian financial system resilience and risk. तो RBI ने अभी जो इस बार हाल ही में कौन सी की है? RBI recently released its 27th Financial Stability Report, 27वीं Financial Stability Report जारी की है। किसने? RBI ने।
जिसमें भारतीय वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन जोखिमों का आकलन प्रस्तुत किया गया है। डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज द चैलेंजेस द इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यू टू डिस्प्ले रोबस्ट ग्रोथ सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। ठीक है, तो वैश्विक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों द्वारा समर्थित मजबूत विकास प्रदर्शित कर रही है। द बैंकिंग सेक्टर इन पर्टिकुलर हैज परफॉर्म्ड वेल, आउटशाइनिंग इन टर्मोइल एक्सपीरियंस बाय एडवांस्ड इकोनॉमीज। क्लियर? तो समझ में आ गया कि इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है? 27th। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप इज सेटिंग अप अ टेक्नोलॉजी सेंटर इन विच सिटी? तो लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप किस शहर में एक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित कर रहा है? वो है हैदराबाद। ठीक है, लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप, वन ऑफ द लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस organization in the UK, has announced its plans to establish a technology center in Hyderabad, India. The center aims to enhance the group digital capabilities and will be operational by the end of 2023. तो यूके के अग्रणीय वित्तीय सेवा संगठनों में से एक लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप ने हैदराबाद भारत में एक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है और केंद्र का लक्ष्य समूहों की डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाना और यह 2023 के अंत तक चालू हो जाएगा। Lloyds Banking Group, which encompasses renowned branches such as Lloyds Bank, Halifax, and Bank of Scotland, intends to hire 600 professionals for this new venture. Clear? तो लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप जो है वो अपना टेक्नोलॉजी सेंटर जो है कहां पर स्थापित कर रहा है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द $255.5 मिलियन लोन ग्रांटेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इंडिया? तो विश्व बैंक के द्वारा भारत को दिए गए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इम्प्रूविंग टेक्निकल एजुकेशन, इसका मेन जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो है इम्प्रूविंग टेक्निकल एजुकेशन। द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड ए $255.5 मिलियन लोन टू सपोर्ट द एनहेंसमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। तो विश्व बैंक ने भारत भर में सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। द प्रोजेक्ट एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्रोवाइड मोर करियर अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो परियोजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और छात्रों को अधिक करियर के अवसर प्रदान करना है। Over the next 5 years, approximately 275 selected government-run technical institutions will benefit from this funding, benefiting more than कितना अमाउंट है ये? 35 लाख स्टूडेंट्स एनुअली। तो अगले 5 वर्षों में लगभग 275 चयनित सरकारी संचालित तकनीकी संस्थान इस फंडिंग से लाभान्वित होंगे, जिससे सालाना लगभग 35 लाख से अधिक छात्र इससे लाभान्वित होंगे। 35 लाख है, 3,50,000 3,50,000 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। ठीक है, ये अमाउंट 3,50,000 है। क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RBI imposed penalties a Standard Chartered Bank and credit bureaus, Chartered Bank and credit bureaus penalized Corporations Bank as well. Standard Chartered Bank was fined rupees 10 lakh for non-compliance with KYC directions. ठीक है, पूछा गया है कि आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और क्रेडिट ब्यूरो पर जुर्माना लगाया, सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया। केवाईसी निर्देशों का अनुपालन न करने पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? RBI imposed penalties on Standard Chartered Bank and Credit Bureau, penalized Corporations Bank as well. Standard Chartered Bank was fined rupees, कितना अमाउंट है? rupees 30 लाख। ठीक है, for non-compliance with KYC direction. RBI has imposed penalty on Standard Chartered Bank for Credit Bureau and 7 cooperative banks for various violations. ठीक है, Standard Chartered Bank was fined rupees 30 lakh for non-compliance with KYC direction.
तो आरबीआई ने विभिन्न उल्लंघनों के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 4 क्रेडिट ब्यूरो और 7 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है और केवाईसी के निर्देशों का अनुपालन न करने पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। The Credit Bureau, including Experian, TransUnion, Civil, Equifax, and CRIF, Highmark faced penalties totaling rupees 1 crore for inadequate maintenance of accurate credit information. Additionally, the RBI penalized 7 cooperative banks, including UP Cooperative Bank, for violating certain provisions. ठीक है, तो एक्सपीरियन, ट्रांसयूनियन, सिविल, इक्विफैक्स और CRIF हालमार्क सहित क्रेडिट ब्यूरो को सटीक क्रेडिट जानकारी के अपर्याप्त रखरखाव के लिए कुल 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का भी सामना करना पड़ा है। समझ में आ गया कितना जुर्माना लगाया है इस पे? 30 लाख रुपए का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Apple Inc. is planning to launch its credit card in India. The iPhone maker is planning to tie up with Dash Bank to bring its credit card to its Indian customers. तो Apple Inc. भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आईफोन निर्माता अपने भारतीय ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड लाने के लिए किस बैंक के साथ गठजोड़ यानी कि वो टाई अप करने की योजना बना रहा है? ठीक है, किस बैंक के साथ? HDFC बैंक के साथ। HDFC Bank is the right answer. Apple Inc. is planning to launch its credit card in India, also known as Apple Card. ठीक है, the iPhone maker is planning to tie up with the HDFC Bank to bring its credit card to its Indian customer. ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाएगा? एप्पल कार्ड के नाम से। ठीक है, एप्पल इंक भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बना रहा है जिसे एप्पल कार्ड के नाम से भी जाना जाएगा। और आईफोन निर्माता अपने भारतीय ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड लाने के लिए HDFC बैंक के साथ गठजोड़ करने की योजना बना रहा है। अबाउट द एप्पल कार्ड इज इन इट्स primitive stage and there has been no concrete decision taken till now other than holding the discussion with the HDFC Bank CEO. Apple Inc. executives have also held discussion with the Reserve Bank of India related to the legalities of the card found money control. ठीक है, money control clear? तो किस बैंक के साथ टाई अप करेगा एप्पल इंक अपना कार्ड लॉन्च करने के लिए? एप्पल कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है उसको वो HDFC बैंक के साथ करेगा। ठीक है, एप्पल इंक ने प्लानिंग की है लॉन्च करने का अपना क्रेडिट कार्ड इंडिया में और जिसका नाम होगा एप्पल कार्ड। और किस बैंक के साथ ये अपना करेगा गठबंधन? वो करेगा HDFC बैंक के साथ एप्पल। ठीक है, और नाम उसका याद रखना एप्पल कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट माइलस्टोन डिड द यूके's पब्लिक सेक्टर नेट डेब्ट रीच इन मई 2023? तो मई 2023 में यूके के सार्वजनिक क्षेत्र का शुद्ध ऋण किस मील के पत्थर तक पहुंचा? 100% ऑफ जीडीपी पहुंचा था, इसलिए ये न्यूज में है। The UK public sector net debt has surpassed 100% of its GDP in May. ठीक है, a level not seen since 1961 according to the Office for National Statistics. बोला क्या गया है कि ONS ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार यूके का पब्लिक सेक्टर का शुद्ध ऋण, ठीक है, नेट डेब्ट है, वो मई में उसके जीडीपी के 100% को पार कर गया है, जो 1961 के बाद से कभी भी ऐसा नहीं देखा गया था। ठीक है, द राइजिंग डेब्ट एक्सक्लूडिंग स्टेट कंट्रोल बैंक्स रीच्ड 2.56 ट्रिलियन, जो कितना डॉलर के बराबर है? 3.28 ट्रिलियन, रिप्रेजेंटिंग 100.1% ऑफ जीडीपी। गवर्नमेंट बोरोइंग इन में दो slightly lower than April, exceeded expectation and remained at a high level while inflation remained steady, defying predictions of a decline. Next, Infosys signed $10 million deal with किसके साथ की है Infosys ने ये डील? डांस्की बैंक फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल परिवर्तन के लिए Infosys ने डांस्की बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं $454 मिलियन। ठीक है,
Infosys and Danske Bank have entered into a long-term collaboration aimed at accelerating the bank's digital transformations goal. Infosys और Danske Bank ने बैंक के डिजिटल परिवर्तन लक्ष्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से एक दीर्घकालिक सहयोग में प्रवेश किया है. The collaboration valued at $454 million for an initial 5-year period, with the potential for 3 one-year extension is intended to support Danske Bank in achieving its strategic objectives of improving client experience, operational efficiency, and implementing advanced technologies for a modernized technological environment. This collaboration is expected to bring speed and scalability and Danske Bank's digital transformation journey. तो डिजिटल परिवर्तन के लिए इन्फोसिस ने डांस्के बैंक के साथ $454 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिटेन्ड जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 2024 अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग. राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6%. तो S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के लिए बरकरार जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? 6% है. ठीक है. This forecast positions India as the fastest growing economy among the Asia Pacific nations. The rating agency decision to maintain the growth outlook is based on the country's domestic resilience. Next question. National Insurance Awareness Day is observed every year on, right answer क्या हो जाएगा? 28th of June. तो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस हर साल 28 जून को मनाया जाता है. National Insurance Awareness Day is annually observed on 28 June to raise awareness about insurance, which offers layers of protection to guard in a various situation and about the benefits of investing is an insurance plan. ठीक है. तो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 28 जून को बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो विभिन्न स्थितियों में सुरक्षा की परत प्रदान करता है और बीमा योजना में निवेश के लाभों के बारे में भी बताता है. The day also serves as a reminder to people to check if all their insurance payments or renewal are up to date. तो यह दिन लोगों को यह जांचने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में भी काम करता है कि क्या उनके सभी बीमा भुगतान या नवीकरणीय अद्यतित हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में जानते हैं कि इंडियाज हायर देन एक्सपेक्टेड. देखिए क्वेश्चन मैंने बताया लेंदी होता है कभी भी, तो उसको देख के पैनिक नहीं होना है, उसको इजीली शांत पढ़ना है. कुछ नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन के बाद आपसे सिंपल लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है. इंडियाज हायर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट इन क्वार्टर 4 financial year 23 along with the upward revision of the financial year 23 growth forecast to 7.2% highlights the resilience and promising trajectory of the Indian economy amidst global challenges. पूछ लिया है, which sector contributed to the higher than expected GDP growth in quarter 4 financial year 2023. सिंपल लाइन में पूछ लिया आपसे, एक लाइन में क्वेश्चन. तो पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में भारत की उम्मीद से अधिक जीडीपी वृद्धि, साथ ही वित्त वर्ष 2023 के विकास अनुमान को बढ़ाकर 7.2% करने से वैश्विक चुनौतियों के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और आशाजनक प्रक्षेप वक्र पर प्रकाश पड़ता है. क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 2023 में उम्मीद से अधिक जीडीपी वृद्धि में किन क्षेत्रों का योगदान है. ठीक है. सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सेक्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है जीडीपी की ग्रोथ में क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2023 में. वो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है. ऑप्शन सी, द मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स outperformed expectations and played a significant role in driving the higher GDP growth rate in quarter 4 financial year 2023. तो विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया और क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीडीपी की वृद्धि दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ठीक है. इसके कारण जीडीपी भी काफी ज्यादा बढ़ा है इंडिया का. और सेक्टर कौन सा जिसका मेन रोल रहा है, जिसका कंट्रीब्यूशन रहा है, वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर. ठीक है. Manufacturing and construction sector contribute to the higher than expected GDP growth in quarter 4 financial year 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है
कि India's economy showcased remarkable resilience as it recorded a higher than expected growth rate of 6.1% in the fourth quarter of financial year 23, surpassing analyst predictions. Which factor remained the weakest link in India economic survey? तो भारत की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया क्योंकि इसने विश्लेषकों की भविष्यवाणी को पार करते हुए वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में 6.1% की अपेक्षा से अधिक वृद्धि दर्ज की है। पूछा गया है कि भारत की आर्थिक सुधार में कौन सा कारक सबसे कमजोर कड़ी रहा है, वीकेस्ट पूछा। यहाँ पे आपसे पूछा था मेन कंट्रीब्यूशन किसका है, ठीक है, हायर कंट्रीब्यूशन किसका है, कौन से सेक्टर का है, यहाँ पे पूछ लिया है कि वीकेस्ट कौन सा है, ठीक है, कौन सा फैक्टर रहा है वीकेस्ट। तो ये राइट इसका हो जाएगा प्राइवेट स्पेंडिंग, ठीक है, प्राइवेट स्पेंडिंग इज द राइट आंसर। While overall economic growth was strong, private final consumption expenditure, private spending experienced marginal accelerations and remained the weakest link in the economy recovery. जबकि समग्र आर्थिक विकास मजबूत था और निजी अंतिम उपभोग में मामूली तेजी देखी गई और आर्थिक सुधार में सबसे कमजोर कड़ी बना रहा प्राइवेट स्पेंडिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कैसे जो वीकेस्ट है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, वीकेस्ट है हमारा प्राइवेट स्पेंडिंग। इंडियन जो भी जीडीपी में काफी ज्यादा तेजी देखी गई है भारत की, ठीक है, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन मई 2023? तो वो है 10.6 मिलियन, ठीक है। मई 2023 में आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण लेनदेन की कुल संख्या 10.6 मिलियन है। सिंस its establishment in October 2021, Aadhaar-based face authentication transactions for service delivery have achieved an unprecedented milestone, recording an all-time high of 10.6 million in May. ठीक है, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। This marks the second consecutive month with over 10 million face authentication transactions, showcasing a remarkable 38% increase compared to January 2023 figures. The popularity of this technology continue to rise, bolstered by in-house AI and machine learning based face authentication solution developed by the UIDAI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या किया हमने, अपना जून मंथ का पार्ट 3 कंप्लीट किया है, ठीक है, पार्ट 3 कंप्लीटेड। क्लियर। और पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से ले सकते हैं जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मिलेगा कंप्लीट पीडीएफ में विद ये सारा कंटेंट जैसा भी पढ़ाया गया है। इस कंटेंट के साथ आप लोग पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज इनको शेयर जरूर करिए, अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताइए चैनल के बारे में, क्लासेस के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम्स के लिए है, बैंक एग्जाम्स के लिए, और एग्जाम्स आपके आ ही गए हैं, ठीक है, एक सीरीज में एग्जाम्स हैं, कोई टाइम तो है नहीं ज्यादा पढ़ने का, तो पढ़ाई में जुट जाइए, तैयारी में लग जाइए और जल्दी जल्दी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। लास्ट 6 मंथ का आरबीआई सर्कुलर देखिए, लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस देखिए, और मंथली जो हमारे पार्ट 3 जो 3 पार्ट्स आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, वो भी जरूर देखिए। और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग जरूर जुड़िए जिससे आपको सारी अपडेट मिल सके, ठीक है। ये सारे आपको लिंक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, और कुछ लिंक नीचे भी दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एग्जाम्स आपके बिल्कुल आ चुके हैं, टाइम ज्यादा नहीं है, पूरी पढ़ाई ध्यान से अच्छे से करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।